तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। जैसा कि हमने आप लोगों से परसों कहा था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो कि हम लोगों ने बहुत से आर्टिकल के तहत समझ चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख कुछ बहुत स्पेशल तरीके से की व्याख्या नहीं की गई है, लेकिन कुछ आर्टिकल से इसका जो है वो पता चलता है कुछ अनुच्छेदों से। तो अनुच्छेद कौन कौन से हमारे आर्टिकल 74, 77, 78 और भी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि जो है कोई ना कोई जो टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का जो है वो उल्लेख पाएंगे, मंत्रिपरिषद की भूमिका पाएंगे। ठीक, इसलिए मंत्रिपरिषद से जो रिलेटेड मेन चीज़ें हैं वो हम लोगों के लिए समझना जरूरी है, जिससे कि आगे जो भी टॉपिक आए हम लोग इससे इंटरकनेक्ट कर पाए अच्छे से, ठीक, कोरिलेट कर पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और फिर कल पढ़ लेंगे तुरंत क्या, राज्य मंत्रिपरिषद, जिसमें कि दोनों में जो है जो भी रिलेशन है या जो भी रिलेटेड करते हैं एक दूसरे से चीज़ें या जो भी कॉमन है वो चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाए और इसी के जरिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जब बात होती है तो हम लोग संसद की बात करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो कैसी है, वो ब्रिटिश से ली गई है या ब्रिटिश से ही मेल रखती है। ठीक, तो इतना तो समझ गई जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही अनुसारी होगी या ब्रिटेन में जैसी है वैसे ही कार्य करती होगी। हालांकि कुछ इसमें अंतर भी है, जैसे हम लोगों ने पहले बात कर भी लिया है, आगे भी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल के तहत हम लोग समझेंगे कि आखिर मंत्रिपरिषद कैसे कार्य करती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है, उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड का अच्छे से मतलब समझेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति नहीं कह रहा है कि हमें सलाह दो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगी। हालांकि राष्ट्रपति एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर दोबारा सेम सलाह, मतलब वही हम लोगों ने जो विधेयक पढ़ा था कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक लाया जाता है और अगर राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए भेज दिया और दोबारा फिर से वही सेम बिना किसी संशोधन के या संशोधन किए राष्ट्रपति के पास वो विधेयक लाया जाता है, तो राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। क्या होगा? बाध्य होगा। वही सेम यहाँ पर वही बात चल रही है कि राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और मंत्रिपरिषद की सलाह जो है वो राष्ट्रपति पर बाध्य होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति पर बाध्य होगी, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। हालांकि राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर भी है, एक आत्यांतिक वीटो, एक कौन था निलंबनकारी वीटो और तीसरा था जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, जिसकी बात हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक, उस वीडियो के लिए आप लोग राष्ट्रपति वाला टॉपिक है उस पर जो है हमारा जो वीडियो देख सकते हैं वो उसमें पड़ा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं आर्टिकल 74 हम लोगों ने समझ लिया। अगर पुनर्विचार के लिए अगर भेजा जाता है फिर से वो सलाह, मतलब कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज देगा, लेकिन उस सलाह को जब फिर से वापस बिना किसी संशोधन या संशोधन के राष्ट्रपति से दी जाती है, फिर राष्ट्रपति को उस पर कार्य करना होता है या राष्ट्रपति को उसे मानना होगा या हस्ताक्षर करने के लिए कुछ भेजा गया तो राष्ट्रपति को उस पर करना ही पड़ेगा। अब जो तीसरा है, जो ये सलाह है, जो राष्ट्रपति को ये सलाह दी जाती है, इसकी जांच देश के किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो है वो गोपनीयता बनी रहे, जो जरूरी मुद्दे हैं वो जग जाहिर ना हो पाएँ। ठीक, जो बहुत ही जरूरी मुद्दे हैं या जिन पर गोपनीयता बनाना देश के हित के लिए जरूरी है। अब इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 75 क्या कहता है। आर्टिकल 75 जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, राष्ट्रपति वाले में, प्रधानमंत्री में भी पढ़ा आर्टिकल। लेकिन आप लोगों का जो है अगर मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो रिवीजन जो है वो होता ही चला जाएगा। ठीक, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से रिवीजन होता जाएगा, जिससे कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 कहता है हमारा पीएम की नियुक्ति। पीएम की नियुक्ति कौन करता है भैया? हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। ठीक, और जो आ जाए वीडियो में वो भी जान लीजिए। पीएम की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। ठीक,
और जो बाकी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। मतलब कि प्रधानमंत्री जो हैं वो जिन्हें कहेंगे उसे ही राष्ट्रपति जो है वो मंत्री नियुक्त करेंगे। क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है वो मंत्री नियुक्त करेंगे। ठीक, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त भी करेंगे। ठीक, जिसको प्रधानमंत्री कहेंगे, और प्रधानमंत्री जब जिसे चाहेंगे राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने के लिए कह देंगे या उससे त्यागपत्र लेने के लिए कह देंगे। दूसरा, पीएम सहित मंत्रियों की कुल, मतलब कि जो पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या है जो कि हम लोगों ने पढ़ी थी। पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि दो जो है पार्टी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा, सीटें हैं टोटल लोकसभा में मान लीजिए कि 300। ठीक, किसी को मिल गई कितनी, किसी को मिल गई 100, एक पार्टी को मिली 130 सीटें और एक को मिली कितनी, एक को मिल गई मान लीजिए 170 सीटें। अब क्या हुआ, जो 170 वाली थी वो आ गई बहुमत में, 130 वाली वो रह गई अल्पमत में। अगर उसको 21 मतलब 21 सीटें और मिल जाती तो बहुमत में आ गई होती। अब होता क्या था, पहले जब कम गैप रह जाता था तो दूसरी पार्टी क्या करती थी, जो अल्पमत में आती थी या जो हार जाती थी वो दूसरों के जो सांसद होते थे या मंत्री होते थे उनको क्या करती थी, तोड़ना चालू करती थी। कैसे, उनको लालच देती थी कि आप आ जाओ, आपको मंत्री बना देंगे, ये बना देंगे। तो जो दूसरे सदस्य होते थे दूसरी पार्टी से जो लड़कर आते थे वो लालच में कि हमको मंत्री पद मिल जाएगा वो दूसरे में चले जाते थे। अब इसका होता क्या था, इससे जो है मंत्री पद की लाइन लग जाती थी, मतलब बहुत सारे मंत्रालय बन जाते थे, जिसको देखो उसको मंत्री बना दिया जाता था। और कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात भी होता था। कैसे, क्योंकि मान लीजिए किसी जनता को एक पार्टी ए अच्छी लग रही है, ठीक, उसने ए पार्टी से जो सांसद लड़ा उसको वोट दिया, बाद में क्या हुआ, वो मंत्री पद के लालच के चक्कर में वो बी पार्टी में चला गया। लेकिन जनता ने तो उसको ए पार्टी के हिसाब से चुना था ना, कि ए पार्टी जो वो हमारे लिए अच्छा करेगी। अब वो बी पार्टी पे कर चला जाएगा तो जनता के साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ। तो ये होना भी जरूरी था। इसके लिए फिर क्या हुआ, इसके लिए लाया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, जो कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2003। ठीक, 91वें संविधान संशोधन 2003 के जरिए एक संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित, प्राइम मिनिस्टर सहित मंत्रियों की टोटल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। मतलब कि अगर टोटल 500 सीटें हैं तो मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 75। मतलब 75 के ऊपर जो है वो नहीं होंगे। ठीक, 75 मंत्री ही आप नियुक्त कर सकते हैं या 75 मंत्री ही बना सकते हैं। ठीक, अब इससे क्या हुआ, इससे जो है मंत्री भागेंगे नहीं कहीं। जितने पद हैं, जितने मंत्री के लिए पद होंगे उतने ही मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये जरूरी था। ठीक, नैतिक रूप से भी जरूरी था। अब इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए ये सब आर्टिकल 75 की बात चल रही है। ठीक, अब जो आर्टिकल 75 में और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि दल बदल कानून, मतलब कि अगर कोई ऐसा मंत्री है, ऐसा सदस्य है जो दल बदल कानून के तहत, जिसकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जाती है, मतलब कि भैया जिसको ऊपर दल बदल कानून लग जाता है वो फिर संसद का या किसी भी पार्टी का जिससे भी है केंद्र में या राज्य में, वो उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता। तो अगर जिसके ऊपर ये दल बदल विरोधी कानून लग जाता है, अगर वो मंत्री है, ठीक, तो वो सदन का सदस्य तो नहीं रह जाएगा, लेकिन फिर वो मंत्री भी नहीं रह जाएगा। सीधा ये कहता है, मतलब अगर किसी के ऊपर दल बदल कानून से अगर उसकी संसद या सदन की सदस्यता जाती है तो फिर वो मंत्री भी नहीं रह जाएगा, अगर मंत्री है तो। अब सेकंड बात है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। मतलब कि नेक्स्ट बात, मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि मंत्री जो है जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्रिपरिषद रहेगी। राष्ट्रपति का मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा दे। मतलब कि अगर जिस दिन मान लीजिए कि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो पारित हो गया, या संसद में किसी को विश्वास मत हासिल नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया किसी पार्टी के लिए जो कि अभी सत्ता में है, तो अगर उसके ऊपर अविश्वास मत प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर जो है राष्ट्रपति जो है वो मंत्रियों को, प्रधानमंत्री मतलब कि मंत्रिपरिषद जो है उसको बर्खास्त कर सकती है या भंग कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। इसलिए इसका जो है यही अर्थ है, मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। ठीक, मंत्री जितने भी हैं। अब ये भी समझ में आ गया। ठीक, अब जो नेक्स्ट बात है हमारी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। इसका अर्थ ये है
कि कोई भी मंत्री है, जो भी मंत्री द्वारा जो भी किया गया कार्य है वो संयुक्त रूप से वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। मतलब कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। मतलब कि मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया कोई भी कार्य वो पूर्ण जो भी कार्य एक के द्वारा किया जाए या किसी द्वारा, वो संयुक्त जवाबदेही पूरी बनेगी। ठीक, संयुक्त रूप से वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होंगे। अब देखिए ये तो होंगे, और व्यक्तिगत रूप से भी कैसे होंगे? व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहेगा किसी भी एक मंत्री को भी किसके तहत, राष्ट्रपति के तहत, या राष्ट्रपति से कह के उसको बर्खास्त कर देंगे या फिर उसका त्यागपत्र ले लेंगे। ठीक, ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर किसी प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि जो मंत्री है वो पार्टी के प्रति जो है वो वफादार नहीं है, या फिर वो पार्टी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं कर पा रहा है, या वो पार्टी में रहकर कहीं अन्य उसका झुकाव है, जो कि दल बदल विरोधी कानून के तहत भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो फिर जो है प्रधानमंत्री उसको कर सकते हैं। हालांकि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद जो है वो भंग हो जाती है, लेकिन अगर एक मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो बाकी जो है वो वैसे काम करते रहते हैं। इससे पूरे मंत्रिपरिषद को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड बात है कि अगर कोई मंत्री, मान लीजिए अगर कोई मंत्री बिना संसद सदस्य बने ही मंत्री बन जाता है तो वो अधिकतम 6 माह तक ही मंत्री के पद पर नियुक्त रह सकता है। उसके भीतर मतलब 6 महीने के पहले उसे संसद के दोनों सदन में से किसी एक की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। अगर वो सांसद मतलब राज्यसभा या लोकसभा का उसको सांसद बनना पड़ेगा, या तो निर्वाचित होकर या तो मनोनीत होकर, किसी भी प्रकार से बन सकता है। ठीक, याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं, मनोनीत होकर या निर्वाचित होकर। अगर वो बन जाएगा तो उसका जो मंत्री पद है वो रहता है, वरना 6 महीने बाद उसको मंत्री पद से त्याग देना पड़ता है या इस्तीफा देना पड़ता है। अब देखिए एक चीज़ और है, वेतन भत्ते। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो कौन तय करता है? तो इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, याद रखना। मंत्रियों के जितने भी वेतन भत्ते हैं वो संसद द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? संसद। ये तो केंद्र में हो गया, लेकिन अगर राज्य में पूछ ले तो राज्य में मंत्रियों के जितने भी वेतन भत्ते हैं वो तय किए जाते हैं विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा, जो भी राज्य का विधानमंडल है। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 77 में इतना कहा गया, समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर होगी। मतलब हालांकि राष्ट्रपति ही देश का मुखिया होता है। ठीक, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक, कहा नहीं जाता कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालक है, मतलब जो नाम है उसका चलता है, लेकिन वास्तविक जो कार्य किसका चल रहा होता है वो प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का, और नाम किसका हो रहा होता है? राष्ट्रपति का। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है? वो वास्तविक कार्यपालक नहीं है, वो एक नामित का, सिर्फ नाम का कार्यपालक है। ठीक, हालांकि जो कि हम लोगों ने बात की है, कहीं कहीं राष्ट्रपति भी अपना खेल दिखा जाता है। आर्टिकल 77 याद रखना क्या है? समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम पर होंगी, मतलब कि हर जगह राष्ट्रपति ही राष्ट्रपति होगा। ठीक, अब आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है पीएम द्वारा राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करना। ठीक, और उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपने कोई भी कार्य है, जितने भी कार्य हैं प्रशासक संबंधी जो भी कार्य हैं, वो किसको सूचना करते थे? राज्यपाल को। यहाँ पर क्या करेंगे? जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे। ये आर्टिकल 78 के तहत कहा गया है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक हम लोग और देख लेते हैं, आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 कहता है कि अधिकार। आर्टिकल 88 में जो मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद हैं, मंत्रियों के अधिकार की बात कही गई है। मंत्री मतलब किसी में भाग ले सकते हैं, कहाँ मत दे सकते हैं, वो भी हम लोग एक छोटी सी लाइन में समझ लेते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चैनल से जुड़े जरूर रहना। अगर आप लोगों को सिलेक्शन अच्छा चाहिए, जल्दी से चाहिए, और किसी को अगर अच्छे एग्जाम की भी तैयारी करनी है ना तो इस चैनल से जरूर रहना। ये वनडे एग्जाम के साथ साथ आपका पीसीएस जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, और आप लोगों को सपोर्ट भी करना है। जिसको भी अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना है इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को तक, या मतलब जिसको ज़रूरत है या जो भी आपके दोस्त हैं उन तक पहुँचा देना, शेयर कर देना। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 88 पे। आर्टिकल जो अनुच्छेद 88 हमारा वो है, उस पर बात की गई है मंत्रियों की अधिकार के बारे में। मतलब मंत्रियों के अधिकार कौन कौन से हैं? प्रत्येक सदन में बोलने व भाग लेने का। मंत्री जो हैं भले वो किसी एक का सदस्य, एक सदन के सदस्य हैं, मतलब कि भले वो लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन उसको लोकसभा व राज्यसभा कहीं भी बोलने का अधिकार है, उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार है। यहाँ तक कि जिन समिति के वो सदस्य हैं उनमें भी उनको भाग लेने व बोलने का अधिकार है। ठीक, बोलने का, लेकिन वो मत नहीं दे सकते। मत देने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी नहीं दे सकते।
मत देने का मतलब ये है कि वो बोल तो दोनों में सकते हैं, लेकिन मत खाली वही दे सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हों। मतलब जो लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा में मत नहीं दे सकता, और जो राज्यसभा का सदस्य है मंत्री होते हुए वो लोकसभा में वोट जो है वो मत नहीं दे सकता है। मतलब कि अपने अपने सदन में जहाँ का वो सदस्य है वहाँ सिर्फ वोट दे सकते हैं। ठीक, मत ना देने का मतलब सिर्फ इतना ही है। अब ये देखिए, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मंत्री आखिर कितने प्रकार के, मतलब कौन कौन से टाइप है मंत्रियों में, कौन कौन से मंत्री किस टाइप के होते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा। मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल अलग क्यों होता है। राज्य केंद्र मंत्री कौन होते हैं, ठीक, मतलब कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होती है। ठीक, ये सब जो है हम लोग अच्छे से अभी तुरंत समझेंगे। जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, हम हट जाते हैं, ठीक, फिर आते तुरंत। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में। आखिर मंत्रिपरिषद की संरचना कैसे है भारत के, ठीक, भारत के संविधान में कैसी संरचना बनाई गई है मंत्रिपरिषद की। तो जो मंत्रिपरिषद है उसमें तीन प्रकार के मंत्री आते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, आप लोगों ने सुना होगा, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री देखिए ये बहुत बड़ी जो है वो बहुत ये मुख्य कड़ी होती है केंद्र सरकार के। ठीक, महत्वपूर्ण जितने भी मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ठीक, जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्योंकि इनका जो है वो रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन मंत्रालयों का देश की संप्रभुता और रक्षा के लिए और देश के विकास के लिए। अतः ये जो मंत्रालय है कैबिनेट मंत्रालय, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को एक एक करके अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय जितने भी हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी, नीति निर्माण में। जितनी भी नीतियाँ होती हैं उनमें इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 वाली बात हो, 35A धारा 35A वाली बात हो, या 3 तलाक वाला मामला हो। इस जगह जो है ये कैबिनेट मंत्री का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी जो नीति निर्माण की जो बातें हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही जो होते हैं उनके एक निर्णय से देश में इधर से उधर जो उथल पुथल भी हो सकती है। इसलिए इनका जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। ठीक, अब कैबिनेट ये जो होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य होते हैं, क्योंकि हालांकि नाम ही है कैबिनेट मंत्री, तो ये जो है ये कैबिनेट के सदस्य होते हैं तथा कैबिनेट की बैठकों में भाग भी लेते हैं। भैया कैबिनेट के सदस्य हैं तो कैबिनेट के बैठकों में भाग भी लेंगे। वही जो राज्य मंत्री है ना कैबिनेट के सदस्य होते हैं ना ही कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेते हैं, जब तक कि हाँ जब उनको बुलाया जाएगा तब वो आ सकते हैं। ठीक, जब तक कि ज़्यादा उनको बुलाया ना जाए। फिर ये मंत्रालय, जो राज्य मंत्री होते हैं इनके पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है। ठीक, मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है। ये कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं या उनकी देख रेख में कार्य करते हैं, या उनसे जो संबंधित जो कैबिनेट मंत्रालय का जो विभाग होता है, जो संबंधित विभाग है उनका प्रभार संभालते हैं। ठीक, मंत्रालय के विभागों का। ठीक, मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री के अंडर में जो है वो राज्य मंत्री काम करते हैं। ये कैबिनेट मंत्री के देखरेख में कार्य करते हैं, और ये जो है कैबिनेट के सदस्य व भाग नहीं होते। सेम ये भी जो उप मंत्री हैं ये भी आंतरिक, मतलब कि कैबिनेट का जो है वो सदस्य व भाग नहीं होते हैं। ये जो है इन सभी के लिए सहायता के लिए जितनी भी प्रशासनिक सहायता है, ठीक, या कार्यपालक सहायता है, इसमें जो भी सहायता है वो सब इनके ऊपर दायित्व होता है। ठीक, स्वतंत्र प्रभार वाले जो है ये स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ठीक, इनको निर्देशानुसार कार्य करना पड़ता है। स्वतंत्र प्रभार जो होता है वो राज्य मंत्री का होता है, याद रखना। और उप मंत्री जो है वो स्वतंत्र प्रभार में नहीं होते हैं। सहायता के लिए जो है ये नियुक्त किए जाते हैं किसकी, इन्हीं के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, जो भी राजकीय या प्रशासकीय आदेश थे उसके लिए। फिर एक देखिए आता है, आप लोगों ने सुना होगा मंत्रिमंडल। अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में सिर्फ इतना अंतर है, मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री आ जाते हैं, मतलब कि मंत्रिपरिषद में 70 से 80 मंत्री तक हो सकते हैं। ठीक, मतलब कि जो भी 15% पूरे आ जाते हैं, जितने जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था संविधान संशोधन, 15% पूरे आ जाते हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हैं, ये जो मंत्रिमंडल है इसमें मेन मंत्री आते हैं 15 से 20 मंत्री। ठीक, 20 से 25 मंत्री जो वो आते हैं। हालांकि जैसे ये सब हो गए गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री
और ये नीति निर्माण में बहुत ज़्यादा भूमिका भी अदा होती है इनकी मंत्रिमंडल की। ठीक, तो आप इतना तो समझ गए कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद अलग है और मंत्रिमंडल जो है वो थोड़ा सा अलग है। हालांकि मंत्रिपरिषद के अंडर में ही मंत्रिमंडल आता है। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं, आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ी होगी, अगर ये जो है ये मंत्रिमंडल है, ठीक, ये मंत्रिमंडल है, तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है ये मंत्रिपरिषद है, तो ये जो है ये मंत्रिमंडल हो गया। ठीक, ये हो गया मंत्रिमंडल। मतलब कि जो मंत्रिपरिषद है, जितनी भी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद हो सकती है। ठीक, लेकिन जो मंत्रिपरिषद है वो जरूरी नहीं कि मंत्री, अरे मतलब इसको ऐसे लिख लो, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इतना आप लोग समझ लो कि जो मंत्रिमंडल है, ठीक, मंत्रिमंडल जो है वो मंत्रिपरिषद के ही अंदर होते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद के अंदर ही होते हैं वो। मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद भी कहा जा सकता है। ठीक, क्या मंत्रिपरिषद जो है ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद से ही जो है वो मंत्रिमंडल निकला हुआ है या इसके अंदर है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जो है दोस्तों आज के लिए इतने। हाँ, एक चीज़ और समझ लेते हैं किचन कैबिनेट के बारे में। आंतरिक कैबिनेट वो होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो होती है कैबिनेट होती है। इंदिरा गांधी जी के समय में ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी। मतलब कि इसका मतलब है इसमें प्रधानमंत्री के जो बहुत ज़्यादा जो विश्वास पात्र होते हैं। यहाँ तक कि जरूरी नहीं कि इसमें मंत्री हों, इसमें प्रधानमंत्री के जो सदस्य भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के सदस्य। ठीक, जितने भी प्रधानमंत्री के रिश्तेदार हैं, सदस्य का मतलब जितने भी रिश्तेदार सदस्य हैं वो हो सकते हैं प्रधानमंत्री के। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को। और इसमें गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने भी मेन, जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध छिड़ गया तो प्रधानमंत्री किसको बुलाएंगे, अपने परिवार के जो मेन लोग हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक, हालांकि अब मोदी जी तो भले परिवार से अपने सलाह ना लें, ठीक, क्योंकि उनके पास खुद ही है, और ले भी सकते हैं परिवार। भैया जो मंत्री हैं, गृह मंत्री, वो भी एक हिसाब से उनके परिवार का सदस्य, उनके पास तो जो है पूरा का पूरा देश ही जो है परिवार का सदस्य की तरह है। तो आप लोग इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग कल मिलेंगे क्या, राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ये आप लोग अच्छे से समझ ही चुके हैं। ठीक, किचन कैबिनेट भी अच्छे से समझा दिया आपको। ये बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाला नहीं है। किचन कैबिनेट इतना समझ लीजिए, नाम ही है किचन, मतलब कि जो बहुत खास मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के साथ इसमें भाग लेते हैं, और कुछ इनके 1 2 जो 3 मेन परिवार के सदस्य होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज आशा करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, और अभी शुरुआत है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा मिल रहा है, ये मेरी गारंटी है। कोई भी जो क्वेश्चन है पेपर में इसके बाहर से नहीं आएगा। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से आएगा या जो राष्ट्रपति पढ़ाया, प्रधानमंत्री, फंडामेंटल राइट्स, मैथ की क्लास भी हमने चालू की है, आप लोग देखना, उसमें नंबर सिस्टम शुरू किया है, उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, उसमें भी आप लोगों को बने रहना है। जितने भी मैथ में अगर वीक स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अच्छे से जो है वो समझ जाएंगे मैथ वाली क्लास में। और अगर आप लोगों को किसी को एकेडमिक की तैयारी करना है, किसी के छोटे भाई बहन कर रहे हो, तो हमारा चैनल है एग्जाम लीजेंड्स एकेडमिक नाम से, उसमें भी आप लोग आइए, उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें भी बहुत अच्छे से जो है अच्छे कम समय में अच्छा कंटेंट और अच्छी तैयारी कराई जा रही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।